Hello everyone, welcome to my channel that is Study Miles with SS। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स कह सकते हो आप, कन्वेंशंस कह सकते हो, कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो, सब एक है। ओके, सो शुरू करते हैं। Accounting principles are those rules of actions on the basis of which the transactions of the business are recorded, classified and summarized। देखो, जैसे कि हमारे स्कूल्स में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, कंपनीज में होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स में होते हैं, सिमिलरली अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। और अगर इनको हम ना फॉलो करें तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं बन के आता है, अकाउंट्स हमारा सही नहीं बनता है। ओके, सो इन रूल्स रेगुलेशन को क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो कह रहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज रूल्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ऐसे रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्या? समराइज भी करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके बेसिस पे। इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, देयर विल बी लो एक्सेप्टेबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दम। अगर इन रूल्स को फॉलो करके अगर हम अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? हमें बाद में जाके हमें दिक्कत होगा। जब भी हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कंपनी में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तो फिर वो रिलायबल नहीं होगा। रिलायबल क्या? ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। वो फिर उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपने अकाउंट्स के रूल को फॉलो करके आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एंड डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड देम, और समझने में भी दिक्कत होगी। ओके, देयरफॉर द accountants recommended that there should be common concepts and convention of accounting so that the above difficulties and problems may not occur. They are termed as gap. So इसलिए बहुत सारे अकाउंटेंट लोग मिल के उन्होंने एक सीधा रास्ता निकाला, एक वे निकाला कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अपने दिमाग में रख के, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देख के अगर हम अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमें आके जाके किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम्स नहीं अकर होंगी, डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस को अगर हम देख के रिकॉर्ड करेंगे तब। सो वो कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी गैप। ये वर्ड याद रखना, गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, इसके रूल को ही फॉलो करके, इसमें जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको फॉलो करके हम अपना अकाउंट्स अच्छा बना सकते हैं। ओके, अच्छा रिकॉर्ड अच्छा करेंगे तो मेरा रिलायबिलिटी आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, किसी तरह का फॉल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैब्रिकेशन नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें को हमको ध्यान में रख के करना होगा। सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस है जिसको हमको देख के अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वन बाय वन विल गोइंग टू डिस्कस दैट। सो फर्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना कि मेरा बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो इंटायरली दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरा ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है दोनों अलग अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल राम, ठीक है, एक पर्सन है और इसकी एक कंपनी है राम एंड सन्स। ठीक है, तो राम एंड सन्स तो एक तरह की आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ये रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और ये क्या है? ये मेरा रियल में एग्जिस्ट करता है। राम एक आदमी है जो मेरा रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी जो कंपनी है, कंपनी एक तरह की क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। सो ये दोनों क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरा बताता है
कि ये दोनों अलग है। राम एक अलग पर्सन है, इसका एक अपना इंडिविजुअलिटी है, और राम एंड सन्स एक अलग पर्सन है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इन दोनों के बीच में एक दीवार है, ये दोनों इंटायरली एक दूसरे से अलग है। इसका ओनर यही है, बट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि ये दोनों इंटायरली अलग है। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों आपस में अलग है, दोनों को डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। ओके, सो पढ़ते क्या कहते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट यूनिट और एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस को क्या माना गया है, एक अलग यूनिट, एक अलग एंटिटी माना गया है अपने ओनर से। लाइक ये फर्म एक अलग है और राम एक पर्सन है जो कि अलग है। ओके, दोनों को अलग माना गया है। दैट इज द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है ओनर, ठीक है, ओनर। प्रोप्राइटर क्या होता है, ओनर। ओनर एंड हिज बिजनेस और उसका बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। दो अलग अलग एंटिटीज, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स माना गया है, दो अलग अलग पर्सन माना गया है। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब जब ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा राम एंड सन्स, तो ये अपने बिजनेस को देख के ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। राम को तो देख के नहीं पता है बनाएगा, इसके बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना माल आया, कितना माल गया, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मेरी लायबिलिटी बनती है, कितना हमने लोन लिया, कितना डेट लिया। तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करेगा अपने बिजनेस को देख के, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरा यही बताता है कि बिजनेस एंड द बिजनेस ओनर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम each other, both are two distinct, treated as two distinct entities. Okay, so ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, मनी से ही क्लियर है, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड मनी इटसेल्फ इट इज़ क्लियर कि उस कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। मॉनेटरी टर्म्स कहने का मतलब जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू मनी में हो, ठीक है, काइंड में नहीं हो, किसी तरह का कंसिडरेशन में नहीं हो, जिसकी वैल्यू मनी में हो, मॉनेटरी टर्म्स में हो, हम सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में जिसको मेजर करते हैं, वही सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लाइक सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख, 2 लाख का हमने गुड्स बेचा, तो ये क्या है, रुपीज़ मॉनेटरी टर्म्स में है इसकी वैल्यू, तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिमिलरली रेंट पेड 15,000 मॉनेटरी टर्म्स में है, इसकी वैल्यू मनी में है, तो हम इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। बोनस हो गया 5,000, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कुछ परचेज़ किए हैं, मशीनरी, किसी तरह का प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर परचेज़ किए हैं, लोन लिए हैं किसी से, तो ये सारी चीज़ें क्या है मेरी, दीज ऑल आइटम्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे ए है, ठीक है, एक पर्सन का नाम है, एग्जाम्पल ए को बोनस मिला है 5,000 का, ठीक है, दिवाली का टाइम था तो उसे बोनस 5,000 का मिला, या उसने बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसने काम किया, ठीक है, फुल टाइम उसने किया, तो उसे फॉर एग्जांपल ले लो, उसे बोनस मिला 5,000 का। तो बोनस इसे मिला, उस बोनस मिलने के बाद इसको जो हैप्पीनेस आई, मतलब जो खुशी आई, या कह सकते हैं इसको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो बोनस मिलने पे, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस एम्प्लॉय को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं कर सकते इसके हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं वैल्यू कर सकते हैं, वो मेजर नहीं किया जा सकता पैसों में, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैज़ इट्स मॉनेटरी वैल्यू और विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो होप सो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर टू यू। थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस मेरा एक टाइम का नहीं है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये सोच के तो नहीं स्टार्ट करते हैं कि 2 साल बाद हम बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, या मेरा फर्म डिसॉल्व हो जाएगा 2 साल 3 साल के बाद। ये सोच के तो कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करता है। बिजनेस सब यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि बहुत आगे जाएगा, लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस है। सो इसलिए बिजनेस मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आपका कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपका बिजनेस नहीं होता है। So according to this concept, accounts have to be maintained with an expectation that the business will exist for long period. इसलिए जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, यही सोच के बनाते हैं। या फॉर एग्जांपल हम कोई असेट्स खरीदते हैं तो यही सोच के खरीदते हैं कि मेरा लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरा ये काम देगा। ये सोच के कभी नहीं खरीदते हैं कि 2 साल बाद हमको फर्म बंद कर देना है और हमको फिर उसको सेल आउट कर देना है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है कि गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस मेरा चलने वाला है, लगातार चलने वाला बिजनेस है। ओके, द कॉम्पिटिशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए हम डिप्रिसिएशन एक बार में नहीं, राइट ऑफ जो भी करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करते हैं सो एक बार में नहीं करते हैं, उसको हम हर साल उसका डिप्रिशिएशन उसका हर साल हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई भी मेथड यूज़ करके। अगर आप कोई जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो वही मेथड आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई मेथड फॉलो किया, कल आपने कोई दूसरा मेथड फॉलो किया डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। सो इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं तब तक जब तक मेरी वो असेट्स की पूरी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं हो जाए, हम तब तक उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यही सोच के ना रिकॉर्ड करते कि बिजनेस मेरा चलेगा। ओके, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का हमने मशीनरी खरीदा। तो हम ये सोच के तो नहीं खरीदते कि कल हम बंद कर देंगे या 1 साल बाद हम बंद कर देंगे अपना फर्म, अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेच देंगे। तो मेरा लॉन्ग टर्म चलने वाला ये सारी चीज़ें, इसलिए हम लंबे टाइम के सोच के खरीदते हैं। इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बताता है कि बिजनेस मेरा लगातार चलता रहता है। ओके, तब तक जब तक आप कुछ उसमें घोटाला घपला ना करो तब तक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या बताता है? डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ डुअल इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था, अगर हम एक चीज़ को डेबिट करते हैं तो दूसरी चीज़ को हमें क्रेडिट करनी पड़ती है, 2 जगह रिकॉर्ड होता है। तो सिमिलरली यही चीज़ है मेरा डुअल एस्पेक्ट। यही बताता है कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। ओके, देयरफॉर इट शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेस। इसीलिए इसे 2 जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक डेबिट करते हैं तो दूसरा क्रेडिट करते हैं, या पहला क्रेडिट होता है तो दूसरा डेबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश हैज़ 2 एस्पेक्ट। गुड्स खरीदा हमने कैश से, पैसा देके हमने गुड्स खरीदा, तो 2 चीज़ हो रहा है। एक तो मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, ठीक है, गिविंग ऑफ कैश, कैश दे रहे हैं, मेरे हाथ से क्या जा रहा है, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। और दूसरा क्या होता है, हम गुड्स को रिसीव करते हैं। ओके, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो 2 चीज़ें हो रही है ना, पैसा जा रहा है और गुड्स आ रहा है। तो एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। सो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज पॉइंट 4 तक रहने दो। नेक्स्ट बाकी के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 4-5, विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।